मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा है। मेरी एज 24 साल है। मेरी लाइफ में सब ठीक चल रहा था, मैं खुश था। लेकिन एक दिन जब मैं ऑफिस में था तभी मुझे अपने भाई का कॉल आया। वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उसने मुझसे कहा कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है। जिसे सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और अपने ऑफिस का सारा काम छोड़ के हॉस्पिटल के लिए निकला। और जब मैं हॉस्पिटल गया तब मैंने देखा कि मेरा भाई और मेरी पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखी है। और मेरे भाई ने मुझसे कहा कि भैया, पापा आपसे मिलना चाहते हैं, वो अंदर आपका वेट कर रहे हैं। और मैं फ़ौरन अपने पापा के पास गया और मेरे पापा ने मुझसे बोला, बेटा मेरी एक बात मानोगे? और मैंने जवाब दिया कि मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मरने के बाद 3 दिन के अंदर मेरी अस्थियों को हमारे गांव की सबसे पवित्र लेक में बहाओ। और ये सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया और मैंने अपने पापा से कहा कि आप ये सब फालतू की बातें अपने दिमाग में क्यों ला रहे हैं? ये सब बातें अपने दिमाग में मत लाइए, आपको कुछ नहीं होगा। और मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बेटा समय का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं पहले ही तुम्हें बता रहा हूँ। और ये सब सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया और अपने पापा के लिए कुछ खाने के लिए लेने गया। और जब मैं वहाँ से लौट ही रहा था तो मैंने देखा कि मेरी पूरी फैमिली और मेरा भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। और ये सब देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उनसे कहा कि आप सब इतना रो क्यों रहे हैं? पापा की तबीयत बस ख़राब हुई है, वो ठीक हो जाएंगे। और इतने में ही डॉक्टर ने मुझे पीछे से टोका और कहा, दीपक विश्वकर्मा, आई एम रियली सॉरी, हम आपके फादर को नहीं बचा पाए। जिसे सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा टूट सा गया और वहीं परेशान हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर 5 मिनट बाद जब मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त मेरे फादर की लास्ट विश को पूरी करने का है। और मैं अपने गांव के लिए फ़्लाइट्स की टिकट बुक करने लगा, बट कोविड के चलते मुझे कहीं टिकट नहीं मिली। और काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद मैंने ट्रेन, बस, हर जगह से, हर पॉसिबल वे से टिकट्स बुक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे टिकट्स कहीं नहीं मिली। और आखिर में मैंने अपनी ही बाइक से अपने गांव तक जाने का फ़ैसला किया और अगले दिन अपनी बाइक पे फुल पेट्रोल डलवा के अपने गांव के लिए निकल गया। मैं जहां रहता हूं वहां से मेरा गांव 650 किलोमीटर दूर है, जिसके कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मैंने पूरे दिन बाइक चलाई और शाम को जब मैं आधे रास्ते तक पहुंचा ही था और फिर जब मुझे रास्ते का कुछ पता नहीं चल रहा था तो मैंने एक इंसान से, एक अंकल से वहाँ पूछा कि अंकल, मुझे मेरे गांव जाना है, मेरे गांव का नाम विकासपुर है, क्या आप मुझे वहाँ तक का रास्ता बता सकते हैं? मुझे अपने गांव का रास्ता याद नहीं था, जितना मुझे पता था वहाँ तक मैं आ चुका था। लेकिन मैं पहली बार अपने गांव जा रहा था और मुझे काफ़ी कुछ पता नहीं था अपने गांव के बारे में, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे हमेशा से ही शहर में रखा था। फिर उस अंकल ने मुझे 2 रास्ते बताए। पहला रास्ता था वो काफ़ी आसान था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम पहुंच तो जाओगे लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बहुत ही जल्दबाजी में उनसे पूछा कि दूसरा रास्ता बताइए, वो क्या छोटा रास्ता है? उन्होंने मुझसे बोला, हाँ बेटा बिल्कुल वो छोटा रास्ता है, लेकिन वो रास्ता बहुत ही बेकार है। वो रास्ता जंगलों के बीच बना हुआ है
मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ मेरे फादर की लास्ट विश थी और टाइम की इतनी कमी, मैं काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो चुका था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा एक भी मिनट वेस्ट हो, जिसके कारण वहाँ से रास्ता पता करने के बाद मैं तुरंत उस रास्ते के ऊपर चलता गया और अपनी बाइक पे आगे बढ़ता रहा। लेकिन जंगलों के बीच अचानक से मेरी फुल स्पीड में चलती हुई बाइक स्लो होने लगी और वो रुक गई, जिसे देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और अंधेरा भी होने को आ ही गया था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। मैंने अपनी बाइक रोड साइड पे लगाई और मैं मदद की उम्मीद में वहाँ कोने में रोड साइड पे बैठ गया कि ताकि कोई आए और मेरी हेल्प करे, लेकिन कोई नहीं आया। वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। फिर अचानक से मुझे साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी और मैंने देखा कि एक पोस्टमैन अंकल अपनी साइकिल चलाते हुए मेरी ओर बढ़ रहे हैं, जिन्हें देखते हुए मैं थोड़ा बहुत खुश हुआ। मुझे लगा शायद ये अंकल मेरी कुछ हेल्प कर पाएंगे और उन्होंने मुझे देख के साइकिल रोकी और मुझसे पूछा, बेटा काफ़ी परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? तुम यहाँ बीच जंगल में ऐसे क्यों बैठे हो? मैंने उन्हें सारी बातें बताई, जिन्हें सुनने के बाद उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मेरे पास एक रास्ता है, यहाँ से थोड़े ही दूर एक घर है, वहाँ तुम्हें पक्का अपनी एक रात बिताने के लिए जगह मिल जाएगी। वो लोग बहुत अच्छे हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। फिर मैं उन अंकल के पीछे अपनी बाइक को ले गया और काफ़ी देर तक बाइक को धक्का लगाते लगाते उन अंकल का पीछा करते करते मैं आगे बढ़ता रहा और उन अंकल ने एक घर के सामने अपनी साइकिल को रोका और मुझसे कहा, बेटा यही है वो घर, तुम दरवाज़ा खटखटाओ, ये पक्का तुम्हारी हेल्प करेंगे। और मैंने वैसा ही किया। मैंने उनके दरवाज़े को नॉक किया और एक और अंकल ने वो दरवाज़ा खोला। वो मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा, आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? फिर मैंने उन्हें सारी बातें बताई। फिर उन्होंने मेरा स्वागत करते हुए मुझसे कहा कि बेटा घबराओ मत, तुम रह सकते हो यहाँ पे जब तक तुम्हारी बाइक ठीक ना हो जाए। और मैं काफ़ी खुश था इस बात को लेकर कि अब मुझे पूरी रात जंगल में नहीं बितानी पड़ेगी। और फिर उन्होंने मुझे रहने के लिए एक रूम दिया और खाना खाने के बाद मैं पूरे दिन की थकावट की वजह से मैं कब सो गया मुझे खुद पता नहीं चला। और फिर अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने अंकल से पूछा, अंकल मेरी बाइक कहाँ ठीक हो सकती है? तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा ये हमारा घर बहुत आउट एरिया में है और इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें काफ़ी दूर जाना पड़ेगा और ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम 1 किलोमीटर दूर है और मेरा गांव वहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर था। फिर मजबूरी में मुझे वहाँ तक जाना पड़ा अपनी बाइक ठीक करवाने के लिए। अंकल के बताए हुए रास्ते पे मैं चलता गया और मुझे वो मैकेनिकल शॉप मिल गई और मैंने अपनी बाइक वहाँ ठीक करवाने के लिए दिखाई। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आपकी बाइक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ये काफ़ी टाइम से चल रही थी और अब लगता है इसे ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। जिसे सुनने के बाद मैं और भी ज़्यादा घबरा गया क्योंकि वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं था। मेरा एक एक मिनट काफ़ी ज़्यादा कीमती था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ भैया जितनी जल्दी हो सके आप मेरी बाइक को ठीक कर दीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी बाइक अब कल मिलेगी। फिर जिसे सुन के मैं और भी ज़्यादा घबरा गया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था और मैं वापस उन अंकल के घर आ गया। फिर रात में उन्होंने मुझे खाने के लिए अपने साथ बिठाया और फिर उनकी फैमिली मैंने देखी, काफ़ी ज़्यादा स्वीट फैमिली थी उनकी। उन्होंने खाने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी मेरे लिए और मेरे को वो फैमिली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। फिर मैं
खाना खाने जा ही रहा था। मैंने एक निवाला अपने मुंह की ओर बढ़ाई था, लेकिन जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मेरा हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ गए। मेरा शरीर सुन्न सा होने लगा। मैं डर से कांपने लगा। मेरा दिमाग काम करना बंद करने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि उनके पीछे वाली वॉल पे एक तस्वीर टंगी हुई थी, जिस पे फूल माला चढ़ी थी, और वो फ़ोटो और किसी की नहीं, उन्हीं पोस्टमैन अंकल की थी, जिसे देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और मेरा हाथ पैर सुन्न होने की वजह से मैं खाना खा ही नहीं पा रहा था, बस उस फ़ोटो को निहारे जा रहा था। मेरा हाथ पैर पूरी तरह से ठंडे हो चुके थे और मुझे ऐसी हालत में देखने के बाद उन अंकल ने मुझसे पूछा, बेटा तुम डरे हुए क्यों लग रहे हो, हाँ क्या हो गया तुमको? और मैंने कपकपाती आवाज़ में उनसे पूछा, अंकल वो जो पीछे वो वॉल पे वो अंकल की फ़ोटो लगी हुई है, वो कौन है? फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा वो मेरे पिताजी हैं। वो हमारे गांव के काफ़ी जाने माने पोस्टमैन रह चुके हैं, लेकिन 2 साल पहले ही उनका निधन हो गया है। और ये सब सुनने के बाद मैं और भी ज़्यादा डर गया और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जो मुझे यहाँ लेकर आया था वो कैसे मर सकता है? जिन्होंने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया था वो मरे हुए कैसे हो सकते हैं? जो 2 साल पहले ही मर चुका है वो मुझे कैसे मिल सकते हैं? मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? और मैं यही सब सोच रहा था और यही सब सोचते सोचते मेरी नज़र पास वाली एक विंडो पे पड़ी, जहाँ मैंने देखा कि विंडो के बाहर वही पोस्टमैन अंकल मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। और ये सब देख के मैं और भी ज़्यादा डर गया और मैंने खाना छोड़ के तुरंत ही सोने के लिए अपने रूम में चला गया। और अगले दिन तुरंत ही अपनी बाइक जहाँ मैंने ठीक होने के लिए दी थी वहाँ पहुँचा और अपनी बाइक को लेके उसी रास्ते से वापस आया और उन अंकल के पैर छुए और उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। और मैं अपने गांव के लिए तुरंत आगे बढ़ गया और मैंने अपने फादर की लास्ट विश को पूरा किया। लेकिन आज भी कभी कभी वो रात, वो जंगल और वो पोस्टमैन अंकल मुझे याद आ जाते हैं और उनकी साइकिल की घंटी भी मुझे कभी कभी सुनाई देती है।